और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस के चर्चित युवा नेता सचिन पायलट का नाम शामिल नहीं है, जबकि हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस के अन्य मुख्यमंत्रियों में भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ये तमाम लोग शामिल किए गए। उधर कर्नाटक असेंबली चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। सियासी पार्टियां अपनी रैलियों को तरतीब देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस स्टार प्रचारक या स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा जेपी नड्डा और इन तमाम को मिला के 40 ऐसे नेता हैं जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में शामिल किए गए। बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपनी स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट घोषित कर दी है। उस स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में 40 लोगों का नाम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो जहां भी चुनाव होता है देश भर से, तो वहां बीजेपी नेताओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ की रैलियों की लगातार डिमांड होती है। कर्नाटक की भी बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद में सबसे ज्यादा डिमांड जो अगर किसी की है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कर्नाटक के अंदर मठों की राजनीति बहुत प्रसिद्ध है और खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय से आते हैं और नाथ संप्रदाय के मठाधीश हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं बीजेपी के कैंपेनिंग में। अगर आप उनके कार्यक्रम की प्रस्तावित की बात करें तो 26 अप्रैल, 30 अप्रैल और 6 मई को उनके कार्यक्रम लगातार प्रस्तावित है। हालांकि अभी फाइनल कार्यक्रम नहीं तैयार किया गया है, लेकिन तकरीबन 15 के आसपास रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के अंदर करने वाले हैं और बीजेपी के पक्ष में एक माहौल तैयार करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ पवन गौड़, नपकी 3, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस मामले पर अब शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि अगर अजीत पवार एनसीपी के नेताओं के समूह के साथ बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। शिरसाट ने कहा कि हमारी रणनीति स्पष्ट है, एनसीपी वो पार्टी है जो धोखा देती है, हम उनके साथ मिलकर शासन नहीं करेंगे। अगर बीजेपी एनसीपी के साथ जाती है तो महाराष्ट्र को ये नहीं पसंद आएगा। शिरसाट ने कहा कि अगर अजीत पवार एनसीपी को छोड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, अगर वो एनसीपी के नेताओं के साथ आएंगे तो हम सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। मुकुल रॉय ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि मैंने टीएमसी छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें कोई काम देती है तो वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था। मुकुल रॉय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने बीजेपी को कभी धोखा नहीं दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं निष्क्रिय था। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलने का समय नहीं मांगा है। रॉय ने कहा कि टीएमसी से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं, मैं टीएमसी में था ही नहीं, मैंने बीजेपी विधायक के रूप में इस्तीफा नहीं दिया। मंगलवार रात रॉय ने कहा कि वो अब भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं क्योंकि भाजपा में लौटने के इच्छुक हैं। रॉय सोमवार रात कुछ निजी काम से दिल्ली गए थे। हालांकि शुरू में उनके परिवार ने दावा किया था कि वो लापता हो गए हैं। परिवार ने दावा किया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और कहा कि भाजपा को टीएमसी नेता का इस्तेमाल कर गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए जो कि अस्वस्थ है। कुछ दिया नहीं है, अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे और पॉलिटिक्स से थोड़ा धीरे से चल रहा है। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए हम तो बीजेपी छील रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए, अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। उधर टीएमसी का राष्ट्रीय दर्जा जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन करने की अफवाह चल रही है। अब इस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ने बयान भी दिया है। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए अमित शाह को फोन करने की बात सही साबित हुई तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा
जाने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को 4 बार फोन किया। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ चलाने वालों के खिलाफ हम जरूर मामले दायर करेंगे और ये सब झूठ है। ये जो लोग ऐसी बातें चलाते हैं हम उनसे इस झूठ की माफी लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भारत की राजनीति को अच्छे से समझती हूं। हमारे 4 विधायकों को गिरफ्तार कर रखा गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब केंद्र की एजेंसी को लेकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इनका काम है झूठा नैरेटिव बनाना। ये सरकार के पैसे पर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। साथ उन्होंने कहा कि हम अदालत का पूरा सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम जनता को कहते हैं कि बीजेपी के झूठ में मत आइए। हमारा इतने एमपी है, इतने एमएलए है, वो 19 तक 14 से 19 तक पकड़ा। हमारा बंगाल का इलेक्शन का पहले भी वो डिसीजन ले लिया। इसका बाद हम मेघालय में चुनाव लड़ा, हम गोवा में चुनाव लड़ा, हम त्रिपुरा में चुनाव लड़ा। ये क्या है? बीजेपी जो चाहते हैं वही होगा। हम नेशनल पार्टी थे, रीजनल पार्टी से हमारा पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रहेगा। अगर बीजेपी के इसका बाद में एंट्रेंस है तो उसको पावर है इलेक्शन कमीशन को देके करेंगे और हमारा पावर है हम जनता का से इसको इंसान के लिए इंसानियत मानेंगे। देश भर में नशीली दवाओं के कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसे प्रमुख मुद्दा बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को ड्रग फ्री इंडिया बनाने का ऐलान किया। 2047 तक इस खतरे को पूरी तरह से समाप्त करने की उन्होंने घोषणा की। इसमें सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाने की उन्होंने कोशिश की। अमित शाह ने दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में ये बातें कही। शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम 2047 तक ड्रग्स मुक्त देश बनाने का प्रयास करेंगे। अमित शाह ने राजनीतिक मतभेदों को दूर रखते हुए नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ पूरी सरकार और तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने का आह्वान किया। ये लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। तब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्ष के इस मुद्दे पर लगातार बयानों के बाद अब बीजेपी भी आक्रामक रुख अपनाने में लगी हुई है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के दोहरे मानदंडों का पर्दाफाश करने के लिए प्लान तैयार कर चुकी है। पार्टी का मानना है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा में जातिगत जनगणना का समर्थन किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की मांग भी कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आक्रामक होने का फैसला किया है। बीजेपी के मुताबिक 1951 में जब अनौपचारिक रूप से जाति जनगणना की बात उठी थी, तब बतौर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था। बाद में 27 जून 1961 को मुख्यमंत्रियों के लिखे पत्र में पंडित नेहरू ने आरक्षण को लेकर राजनीति पर चिंता जताई थी। इस पत्र में नेहरू ने आगाह किया था कि देश को नंबर 1 बनना है तो प्रतिभा को आगे बढ़ाना होगा। बाद में इंदिरा गांधी ने भी जातिगत आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की थी। इंदिरा गांधी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडर राम मीणा ने किया। कैंप के दौरान डॉक्टरों ने गांव के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने टिटवाल में शारदा मंदिर को खोले जाने का किया स्वागत। पीओके में शारदा मंदिर जाने के लिए एक कॉरिडोर की मांग की। फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबर बिहार से है। बिहार में जातीय गणना के काम में शिक्षकों को लगाया गया है, जिससे सरकारी स्कूल में पढ़ाई का काम बाधित हो रहा है। पटना सहित कई जिलों के डीईओ के अजीबोगरीब फरमान के बाद न्यूज़ 18 ने स्कूलों की पड़ताल की तो कैमरे पर बच्चों की पढ़ाई पर साफ असर पड़ता नजर आया। पटना सहित कुछ जिलों के डीईओ के अजीबोगरीब फरमान से जुड़ी खबर हमने मंगलवार को ही दिखाई थी। शिक्षकों की ड्यूटी जातीय गणना में लगाए जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में स्कूल के सीनियर कक्षा के छात्र जूनियर छात्रों को पढ़ाएंगे। हमने सवाल पूछा था कि शिक्षक जाति गिनेंगे तो क्या छात्र स्कूल में पढ़ाएंगे? लेकिन इस अजूबे फरमान के बाद जब न्यूज़ 18 की टीम ने शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल की तो तस्वीरें वाकई ऐसी ही सामने आई। ये नजारा है सासाराम के चौखंडी पथ उच्च विद्यालय का, जहां शिक्षकों की कमी के बीच सीनियर छात्र अपने जूनियर को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक जाति गणना के काम में लगाए गए हैं तो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं? 1 to 2। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास। क्या नाम है आपका? करण कुमार। ये करण कुमार है, आज शिक्षक की भूमिका में है और विद्यालय में छोटे छोटे नन्हे बच्चे को पढ़ाई किया जा रहा है। क्योंकि जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। अब लखीसराय के पीबी हाई स्कूल की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ 11 में से 8 शिक्षक जातीय गणना में लगे हैं। स्कूल में शिक्षकों की कमी है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीबी हाई स्कूल में। यहाँ जो है काफ़ी संख्या में छात्राएं जो है स्कूल पहुँच चुकी है, लेकिन शिक्षक नहीं है। क्या परेशानी आ रहा है छात्रों को, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? संध्या। क्या परेशानी हो रहा है? यहाँ पे मतलब जनगणना के कारण टीचर लोग नहीं रह पाते हैं, तो DLED वाली मैम लोग सब पढ़ाती है। पहले पढ़ाई होती थी, अब थोड़ा मैम लोग सर लोग चल जाते हैं जनगणना में, तो थोड़ा कम पढ़ाई होता है। और 12 शिक्षक में 8 शिक्षकों को जनगणना में लगा दिया गया है
हमने इसके विरोध में एक पत्र भी लिखा था, लेकिन उसका निराकरण नहीं होकर हमारे ऊपर ही एक पत्र लिख दिया गया कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। सवालों के घेरे के बीच कई जिलों के डीईओ के फरमान ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी है। स्कूल के शिक्षक लाचारगी जता रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या कक्षाओं से ज्यादा जरूरी है जाति का पता करना? न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। जम्मू के कठुआ रूट की सुपरफास्ट बसों की लगातार हो रही मौतों का ग्राफ कम होता नहीं दिख रहा है। आज फिर से एक तेज रफ्तार बस ने चीची मंदिर से आगे साइकिल सवार व्यक्ति को अपनी चपेट में लेकर उसकी जान ले ली। मृतक व्यक्ति की पहचान राकेश सिंह निवासी केहली मंडी सांबा के रूप में की गई है। वहीं हादसे के तुरंत बाद चालक वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के चौथे दिन बड़ा एक्शन हुआ। इस मामले में 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। शाहगंज थाने के प्रभारी 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। शाहगंज इंस्पेक्टर अश्वनी सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। एसआईटी ने मंगलवार को एसओ समेत सभी पुलिस कर्मियों से पूछताछ की, जिसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। घटनास्थल पर सतर्कता नहीं बरतने पर लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई हुई। इससे पहले मंगलवार को एसीपी एनएन सिंह का भी तबादला हुआ था। एनएन सिंह पर कुछ भू माफियाओं से अपने करीबी लोगों के नाम बेहद कम पैसे पर जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने का आरोप लगा। जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश ने 4 लाख की मदद का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी अब मुआवजे के साथ साथ सीएम से आम माफी और शराबबंदी से जुड़े सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग कर रही है। सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करें। सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। बिहार में शराबबंदी पर जबरदस्त सियासत जारी है। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बीच सीएम नीतीश के तेवर नरम पड़े हैं। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी इसे अपनी जीत बता रही है। मुआवजे के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार के सामने नई मांग रख दी। बीजेपी की मांग है कि सीएम नीतीश कुमार जो पिएगा वो मरेगा जैसी टिप्पणी के लिए माफी मांगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सरकार से मांग की है कि शराबबंदी से जुड़े सभी 3.61 लाख मुकदमे वापस लिए जाएं और जेल में बंद 25,000 आरोपियों को रिहा किया जाए। उसमें जेल जाने वाले मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और इसलिए हमारी ये मांग, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। बीजेपी की मुकदमों को वापस लेने के दबाव पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताते हुए बीजेपी को सियासत न करने की नसीहत दी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच अब ये हो गई है कि वो शराब माफियाओं को संरक्षण देने के लिए शराबबंदी अभियान को विफल कराने के लिए इस तरह की बातें जोर जोर से कह रहे हैं। शराबबंदी से कतई हम समझौता नहीं कर रहे हैं। ये मिसाल के तौर पर पुनः उसमें जुड़ रहा है कि हम शराबबंदी पे कायम है मानवीयता के संकल्प के साथ। मोदी जी की पार्टी तो बलात्कारी चिन्मयानंद पर से बलात्कार का मुकदमा हटाने की वकालत कर चुकी है। वो तो बलात्कारियों, रहजनों, लुटेरों, हत्यारों की पार्टी है, वो तो उसकी वकालत करेंगे ही ना, गैर कानूनी काम करने वालों की। अब सवाल है कि क्या सियासी दबाव में नीतीश को समझौता करना पड़ा? क्या बीजेपी की इस डिमांड को भी सरकार मान जाएगी? क्या बिहार में मुआवजे के बाद मुकदमे से भी राहत मिलेगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
भारत ने आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख है। अब भारत की आबादी अब 29 लाख ज्यादा हो गई है। ये पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल ये अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। इस संबंध में NFPA की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है। ये आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की श्रेणी में दिए गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल के बीच है। इसके अलावा 18% लोग 10 से 19 की उम्र के हैं। 10 से 24 साल तक के लोगों की संख्या 26% है। वहीं 15 से 64 साल तक के लोगों की संख्या 68% है और 65 से ऊपर के 7% लोग हैं। चीन की बात करें तो 0 से 14 साल के बीच 17%, 10 से 19 के बीच 12%, 10 से 24 साल 18% और 15 से 64 साल 69% और 65 से ऊपर के लोगों की संख्या 14% है। 2050 तक 166 करोड़ पहुंच जाएगी आबादी। तो बिल्कुल जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या पे कंट्रोल होगा तभी विकास होगा, तभी अच्छे से आदमी का जो औसत स्तर है कमाई का वो भी अच्छा होगा। बच्चों गरीब बच्चे हैं, उनका शिक्षा का, रोजगार का, ये सब स्तर होना चाहिए। विश्व में जो भारत की जनसंख्या अभी नंबर 1 जा रही है, ये मैं एक डिजास्टर की तरह देखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया और इसमें इतनी जनरेशन होना, इसका मतलब है कि उनको खाने की भी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको जॉब की भी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको सोने के लिए ज़मीन भी चाहिए। अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जितने भी जो ज़मीन है वो सारी की सारी रहने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो एक इतना बड़ा डिज़ास्टर है कि अगर खाने के लिए, पैदावार करने के लिए हमारे पास ज़मीन नहीं बचेगी तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उनको देखते हुए, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी देखते हुए ये बहुत ही गंभीर विषय हो चुका है। इसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई कानून ऐसा लाना चाहिए जिससे कि ये पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके और देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।